अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर सादिक अली बोल रहा हूँ और आज 8 अक्टूबर है। आइन बहुत आसान सी सादी तशरीह कर रहा है। जमहूरियत होगी मुल्क में, कुरान के मुताबिक कवानीन होंगे। अब जो नई नस्ल है, मैं उसके मोहम्मद अली जिन्ना ने भी नई नस्ल से बात की थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी उस वक्त के स्टूडेंट से बात की थी। तो पाकिस्तान जो है बन गया था, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो हैं उनको पढ़े लिखे लोगों की बात समझ आती है। बहुत धोखा हो गया पाकिस्तान के साथ, और ये आपको मेरी रिसर्च पढ़नी चाहिए। मैं यहाँ शेयर करूंगा, मैं असद भाई से कहूंगा कि मेरी वो रिसर्च यहाँ शेयर कर लें। डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड अ पॉलिटिशियन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन मुझे पॉलिटिक्स आती है। और सबसे बेहतरीन पॉलिटिक्स ये होती है कि आप जो है वो कानून के मुताबिक चलें, आइन के मुताबिक चलें, मुनाफिकत ना करें। और आज मैं यहाँ आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो मैंने रिसर्च की है, जो मुझे समझ आया है, सियासत, पहले भी मैंने यहाँ पे अर्ज किया है कई दफा, सियासत यानी स्याहियों को कहते हैं सत, 7 तरह की। अगर दीन के मुताबिक हो सियासत, तो वो खूबसूरत किस्म के असरात पैदा करती है। और बारिश की रहमत के बाद जिस तरह आप कौसे खिजा देखते हैं, तो ये आपकी जिंदगी में कौसे खिजा ले आती है। लेकिन जो हमारे यहाँ की सियासत है, सियासत ये है मुनाफिकत। यानी अगर मैं इसका उर्दू तर्जुमा करूं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, तो उसे कहेंगे नौसरबाज। हमारे यहाँ के सियासतदान नौसरबाज हैं। क्यों? क्योंकि इन दीन तो है नहीं इनके यहाँ कोई, क्योंकि ये खुदा से नहीं डरते, ये मेरे ख्याल में मुसलमान भी नहीं है। ये हलफ तो सिर्फ रस्मन लेते हैं, हलफ सिर्फ ये रस्मन लेते हैं, इन्हें अल्लाह से कोई सरोकार नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि मैं हैरान हूं अदलिया के ऊपर। अदलिया खुद कहती है कि 85% से ज्यादा पार्लियामेंट के अंदर जराइम पेशा लोग बैठे हैं। तो क्या अदलिया के अफसरान को, या जो सरकारी मुलाजमीन है जिन्हें मैं जुडिशल पब्लिक सर्वेंट्स कहता हूं, क्या इनके अंदर इतना भी जमीर नहीं है कि अपने जमीर की आवाज के ऊपर जो है वो लबैक कहें और कहें कि नहीं, हमें कुरान के मुताबिक और हमने आइन के मुताबिक फैसले करने हैं। तो कुरान और आइन के मुताबिक जब फैसले किए जाएंगे, तो इंसानी हुकूक के मुताबिक, आर्टिकल 2A के मुताबिक, आप जमहूरियत के बगैर कोई रास्ता नहीं ले सकते। और पार्लिमानी निजाम जमहूरियत नहीं है, यही मैंने समझाया अदालत को। और अब आप देखें कि लोग वकला भी खड़े हो रहे हैं जिनको मेरी बात समझ आ रही है कि पार्लियामेंट सिर्फ तजवीज कर सकती है। पार्लियामेंट इज नॉट सुपीरियर टू जुडिशरी। प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो या पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, पार्लियामेंट्री सिस्टम पहले तो है ही नहीं, हमारे यहाँ का तो बिल्कुल भी नहीं है जमहूरियत। हाँ, एक तरह से जमहूरियत हो सकती है अगर ये प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन हो जाए। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन हो जाती है तो फिर जमहूरियत तो कहलाएगी। यानी अगर 1 लाख वाले हल्के से 1 MNA आता है, तो 2 लाख वाले हल्के से 2 MNA आने चाहिए। लेकिन हम 350 शहजादों का ही बोझ नहीं उठा पा रहे हैं, तो उस तरह से तो 1000 से भी ज्यादा MNAs बन जाएंगे। और बल्कि मेरे हिसाब से तकरीबन 4000 के करीब MNAs बनेंगे। तो जब हम 350 का बोझ नहीं उठा पा रहे हैं, तो 4000 का कैसे उठाएंगे? तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के ऊपर यह तरीकाकार जमहूरियत का बिल्कुल फेल है पाकिस्तान के लिए। अब हमें करना क्या चाहिए? हमें डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द सेनेट पे जाना चाहिए। और मैं अदलिया को और तमाम वकला को ये बात समझा रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिए। मुझे यकीन है कि जो लोग वाकई अल्लाह पे ईमान रखते हैं, मुसलमान हैं और सरकारी मुलाजमीन हैं, वो हलफ जब लेते हैं कुरान के ऊपर, तो वो अल्लाह की लारैबा फी के ऊपर भी हलफ लेते हैं। और उनको ये पता होना चाहिए कि जो अपने हलफ का इनकार करेगा, वो कुरान का इनकार कर रहा है, वो अल्लाह का इनकार कर रहा है। और रोज़े महशर जो उसके साथ होगा, दुनिया में भी जलील होगा और आखिरत में भी। पिछले जस्टिस का हाल देख लें, किसी एक चीफ जस्टिस को भी इज्जत के नाम से कोई याद नहीं करता। और मैं 2008 से समझा रहा हूँ, इफ्तिखार चौधरी के जमाने से मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए, आप लोगों को तमाम सियासतदानों के जराइम का पता है। अपने जमीर और कुरान पे हलफ के मुताबिक फैसले करें। सियासतदान आप राजिक नहीं है, ये खुदा का वास्ता है, समझ लीजिए। सियासतदान राजिक नहीं है, राजिक मेरा रब है जिसने ये सब तमाम कायनात को खल्क किया है। इसलिए मैं तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश कर रहा हूँ, तमाम मुसलमानों से जो पाकिस्तान में रहते हैं, खासतौर से उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, पाकिस्तान के बाहर भी, कि जो काम मैंने किया है वो आज तक किसी सियासतदान ने नहीं किया। ये मेरे रब की मोहब्बत है कि उसने मुझे शर्फ दिया। नंबर 1, मैं किसी से चंदे इकट्ठे नहीं कर रहा, और कोई सियासतदान बगैर चंदे के पार्टी नहीं चलाता। मैंने सबको सख्ती से मना किया है, कोई चंदा इकट्ठा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब आप किसी से पैसे ले लेते हैं, फिर उसके सामने खड़े होकर आप ये कैसे कहेंगे कि जो मेरे लिए कानून है वही तुम्हारे लिए भी कानून होगा, जो तुम्हारे लिए कानून है वही मेरे लिए भी होगा, जो कानून आईन में लिखा है, कुरान में लिखा है, वही कानून होगा। तो वो नहीं कह सकते आप। तो सबसे पहला काम मैंने ये किया, मेरी पूरी कोशिश यही रही, और मैंने सिर्फ अपना पैसा इसमें इस्तेमाल किया, और जो भी मुझे मेहनत का पैसा मिलता है मैं वो इस्तेमाल करता हूँ इसके अंदर। और वो क्या है? कोई चंदा नहीं लेगा व्हाइट कॉलर रेवोल्यूशन के लिए। नंबर 2, जो भी पढ़ा लिखा इंसान है, यानी आप मेरे साथ अदालत में आइए,
میں نے آپ کو یہ ثابت کیا ہے کہ پارلیمانی جمہوریت نہیں ہے. یہ دوسری چیز میں نے ثابت کی ہے جو کسی نے ثابت نہیں کی. تیسری, جو محمد علی جناح نے لکھا تھا ڈینجرز آف پارلیمنٹری سسٹم, جہاں آج ان سیاستدانوں نے ہمیں پہنچا دیا ہے, تو یہ میں نے ثابت کیا ہے کہ یا تو محمد علی جناح نے لکھا تھا ڈینجرز آف پارلیمنٹری سسٹم, یا 75 سال کے بعد میں نے یہ لکھا ہے. یہ کس طرح سے یہ ڈینجرز تھے اور آج ہمیں وہاں پہنچا دیا انہوں نے. تو برائے مہربانی. اور جو چوتھی چیز سب سے امپورٹنٹ میں نے کی ہے وہ یہ ہے پرفارمنس گارنٹیز. یعنی اگر کوئی حکومت ہمیں گارنٹیز نہیں دیتی اپنے ذاتی اثاثوں کے اگینسٹ, اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ 6 مہینے سے زیادہ قائم رہے. میری سچائی کا, میرے دعوے کا, میرے علم کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کیونکہ میں ایک انجینئر ہوں, اور انجینئرز جو ہوتے ہیں وہ اپنے پروجیکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے, اپنے پروجیکٹ کے حوالے سے 3 گارنٹیز دیتے ہیں. نمبر 1, کہ پروجیکٹ وہ اکارڈنگ ٹو دی ڈیزائن کریں گے, یعنی جو پروجیکٹ جو ہے جن طریقے کے اصول کے اوپر بنایا گیا ہے اس کو کوالٹی کنٹرول کے ساتھ بنائیں گے. نمبر 2, ٹائم پہ مکمل کریں گے. نمبر 3, اگر کوئی چیز خراب ہوگی تو وہ اپنی کاسٹ اور رسک کے اوپر اس کو پینلٹی کلاس کے اندر اسے مکمل کریں گے. تو اگر یہ سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ ان کو ملک بڑا چلانا آتا ہے, جو جہاں پہنچا دیا تباہی کر دی, اس سے زیادہ کیا ملک کو تباہ کریں گے یہ؟ ہم بھکاری ہو گئے, ہمیں بھکاری بنا کے رکھ دیا انہوں نے. تو میں تمام پاکستانیوں سے عرض کر رہا ہوں, میں آپ کو کبھی نہیں کہوں گا فساد کرنے کے لیے باہر نکلیں, لیکن میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ جناز وائٹ کالر ریولوشن یا جناح کے سفید انقلاب کا حصہ بنے, تاکہ پڑھی لکھی قوم کی طرح ہم پڑھے لکھے طریقے سے جو ہے وہ انقلاب لے کر آئیں اور سفید انقلاب لے کر آئیں. ہر شخص کی جان عزیز ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو بھی سیاستدان ہیں وہ پاکستانیوں کی لاشوں کے اوپر سیاست کرتے ہیں. میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا. میری سچائی کے لیے یہی کافی ہے کہ میں نے آپ سے کبھی پیسے نہیں لیے. جو بات بھی میں آپ کو کہوں گا وہ قرآن اور سنت کے فریم ورک میں کہوں گا. جو بھی بات کہوں گا میں آپ کو وہ آئین کے فریم ورک میں کہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا اس دعا کے ساتھ کہ جو بھی اسلام کا, انسانیت کا اور پاکستان کا دشمن ہے, اللہ ان کی نشاندہی فرمائے اور ان کے رفاقوں کو جلد از جلد نیست و نابود کرے, اور ہم سب مسلمانوں کو قرآن پڑھنے, سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں ایک بہترین قسم کا قائد عطا کرے جو محمد علی جناح کی طرح انتہائی ایماندار ہو, قابل ہو, اور اپنی قوم کو, پاکستانی قوم کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتا ہو. اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.